कभी कभी जिंदगी हमें वही सिखाती है जो कोई गुरु भी नहीं सिखा सकता। आज की कहानी एक ऐसे आदमी की है जिसने अकेलेपन से भागकर छलावे की बाहों में पनाह ली और बदले में सब कुछ खो दिया। अपना घर, अपना परिवार, अपनी इज्जत, यहां तक कि खुद को भी। ये कहानी है रघुवीर की, एक ऐसे पिता की जो प्यार की तलाश में इतना दूर चला गया कि लौटते लौटते बहुत देर हो गई। आज की वीडियो में आप जानेंगे क्यों मोह, लालच और झूठे रिश्ते हमें अंधा कर देते हैं और कैसे एक गलती इंसान की पूरी उम्र का पछतावा बन जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक ऐसी सच्चाई जो शायद आपके दिल को छू जाएगी। रात का वह समय था जब गांव के बाहर पुराना मकान चुपचाप सांसें ले रहा था। चांद की रोशनी आंगन की धूल पर बिखरी हुई थी। हवा में हल्की ठंडक थी और कमरे के भीतर एक बूढ़ा आदमी, रघुवीर, अपनी टूटी चारपाई पर करवटें बदल रहा था। उसकी उम्र 60 के पार निकल चुकी थी। चेहरे पर झुर्रियों की गहरी रेखाएं थीं, लेकिन आंखों में अब भी किसी पुराने समय की चमक झिलमिला रही थी। रघुवीर की पत्नी सावित्री कई साल पहले ही चल बसी थी। उसकी यादें अभी कमरे की दीवारों पर जैसे उभरी रहती थीं। कभी उसकी हंसी इस घर में गूंजती थी, अब वहां बस सन्नाटा पसरा था। रघुवीर का एक बेटा था, अरुण, और उसी की शादी मीरा नाम की लड़की से हुई थी। अरुण शहर की जिंदगी में उलझ गया, फिर विदेश चला गया रोजगार की तलाश में। अब घर में बस दो लोग बचे थे, एक बूढ़ा पिता और उसकी बहू। सुबह होती तो मीरा रसोई में चुपचाप काम करती। उसकी आंखों में हमेशा थकान होती और मन में एक खालीपन। अरुण साल में एक बार आता था, कुछ हफ्ते रुककर फिर चला जाता। रघुवीर उसे देखकर खुश हो जाता, लेकिन जब अरुण जाता तो उसके जाने के बाद कई दिनों तक घर में एक अजीब सी खामोशी फैल जाती। उस सुबह भी कुछ ऐसा ही था। मीरा ने आदतन चाय बनाई, ट्रे में रखी और डाइनिंग टेबल पर ले आई। रघुवीर ने अखबार को एक तरफ रख दिया और हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, बेटी, आज तू भी मेरे साथ बैठ जा। मीरा झिझकते हुए पास की कुर्सी पर बैठ गई। उसने धीरे से कहा, पिताजी, ये चाय ले लीजिए। रघुवीर ने कप उठाया, एक घूंट लिया और खामोशी से उसकी तरफ देखा। मीरा, उसने धीमे स्वर में कहा, कभी कभी सोचता हूं कि यह घर अब बहुत खाली लगता है। जब तेरी सास जिंदा थी तो लगता था कि जिंदगी का कोई मतलब है। अब दिन और रात एक जैसे लगते हैं। सोचता हूं, क्या मैं दोबारा शादी कर लूं? मीरा चौंक गई। उसने एक पल को रघुवीर का चेहरा देखा। वह मजाक नहीं कर रहा था। आपसे कौन शादी करेगा पिताजी? उसने मुस्कुराने की कोशिश की। और आप अकेले कहाँ हैं? मैं तो हूं आपके साथ। रघुवीर ने आह भरते हुए कहा, बेटी, तू है, ये सच है, लेकिन एक बूढ़े दिल का खालीपन कोई और बात है। जब इंसान दिन भर किसी से बात ना करे तो अपने साए से बातें करने लगता है। मीरा चुप रही। उसके मन में भी कहीं वही अकेलापन पल रहा था। अरुण की अनुपस्थिति उसे भीतर तक तोड़ चुकी थी, लेकिन ससुर से यह बात कहना उसके संस्कारों में नहीं था। दिन बीतते गए। रघुवीर अब पहले से ज्यादा चुप रहने लगा था। मीरा कभी कभी उसके कमरे में जाकर बातें करती, उसकी दवाइयां संभालती, पर दोनों के बीच अब भी कुछ अधूरी बातें रह जाती थीं। एक दिन दोपहर को जब हवा में हल्की गर्मी थी, रघुवीर ने मीरा को पुकारा, बेटी, इधर आओ, आज चाय तू मेरे साथ पी ले। मीरा आई, मुस्कुराई और बोली, अभी लाती हूं पिताजी। वो किचन में गई, 2 कप बनाए, एक में सामान्य चाय और दूसरे में उसने थोड़ी सी ऐसी जड़ी बूटी डाली जो उसने किसी पुराने वैद्य से ली थी, रघुवीर की कमजोर नींद के लिए। वह चाहती थी कि पिताजी को सुकून की नींद मिल जाए। जब वो ट्रे लेकर लौटी, रघुवीर ने हल्के से कहा, बेटी, आज की चाय में कुछ अलग खुशबू है। मीरा मुस्कुरा दी, बस आपके लिए थोड़ा खास बनाया है। रघुवीर ने एक ही घूंट में कप खाली कर दिया, फिर कुर्सी पर सिर टिकाते हुए बोला, सच कहूं मीरा, ये चाय मुझे पुराने दिनों की याद दिला गई। मीरा ने नीचे नजरें झुका लीं। दोनों के बीच एक गहरी चुप्पी फैल गई, जिसमें पुराने समय की ध्वनियां गूंज रही थीं। कुछ देर बाद फोन की घंटी बजी। मीरा ने फोन उठाया। दूसरी तरफ अरुण था। मीरा, मैं अगले हफ्ते घर आ रहा हूं, उसने उत्साहित होकर कहा। मीरा की आंखों में चमक आई। सच? हाँ, कुछ महीने काम बंद है तो सोचा कि तुम्हारे और पिताजी के साथ रह लूं। मीरा के चेहरे पर मुस्कुराहट लौट आई, लेकिन उसके भीतर कहीं एक डर भी था।
रघुवीर की हालत और उनकी बातें उसे विचलित कर रही थीं। जब अरुण घर पहुंचा तो रघुवीर को देखकर झुककर प्रणाम किया। कैसे हैं पिताजी? रघुवीर ने हंसने की कोशिश की। अब तुम आ गए हो तो सब ठीक है। घर में रौनक लौट आई, लेकिन समय ने जैसे अपनी चाल तय कर रखी थी। कुछ दिन बाद अरुण ने कहा, पिताजी, क्यों ना हम दिल्ली चले जाइए? थोड़ी हवा बदल जाएगी, आप भी खुश रहेंगे। रघुवीर ने कुछ देर सोचा और हामी भर दी। दिल्ली का घर बड़ा था, लेकिन वहां भी अकेलापन पीछा नहीं छोड़ता था। एक दिन रघुवीर ने अरुण से कहा, बेटा, मेरे लिए एक स्मार्टफोन ले आना। अब वक्त गुजारना मुश्किल हो गया है। अरुण ने हंसते हुए कहा, आप भी अब मोबाइल चलाएंगे? क्यों नहीं? रघुवीर मुस्कुराया। जमाना बदल गया है, मुझे भी सीखना चाहिए। अरुण ने उन्हें फोन दे दिया। रघुवीर ने धीरे धीरे सीखना शुरू किया। कॉल करना, फोटो देखना, वीडियो चलाना। एक दिन उसने गलती से इंस्टाग्राम खोल लिया। स्क्रीन पर एक मुस्कुराती लड़की की वीडियो थी। वह नाच रही थी, हंस रही थी, और उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो रघुवीर को पुराने जमाने की याद दिला गया। वो लड़की अक्सर अपने वीडियो में बातें करती थी, जैसे किसी दोस्त से बातें कर रही हो। रघुवीर ने न जाने क्यों उसका नंबर कॉपी किया। शायद यह अकेलेपन का असर था। उस रात उसने पहली बार हिम्मत की और उसे कॉल किया। हेलो बेटी, मैं रघुवीर बोल रहा हूं। फोन के उस पार से हंसी की आवाज आई। जी अंकल, कहिए। तुम्हारे वीडियो बहुत अच्छे लगते हैं, तुम बहुत खुशमिजाज हो। लड़की ने कहा, धन्यवाद अंकल, लोग तो बस बुरे कमेंट करते हैं, आप पहले हैं जिन्होंने अच्छा कहा। उसके बाद दोनों में बातों का सिलसिला शुरू हो गया। हर दिन कुछ मिनट, फिर घंटे। रघुवीर अब फोन पर मुस्कुराने लगा था। मीरा को यह सब खटकता था, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वो समझती थी, शायद पिताजी को किसी से बात करने की जरूरत है। कभी कभी लड़की उसे अपने बारे में बताती, मेरा नाम निशा है, मैं मॉडल बनना चाहती हूं। रघुवीर सुनता और सोचता, ये लड़की उसकी पोती की उम्र की होगी, फिर भी उसके शब्दों में कोई मीठा असर था। दिन बीतते गए। रघुवीर का मोबाइल अब हर वक्त उसके साथ रहता था। वो अब पहले से ज्यादा सजने संवरने लगा था, बालों में तेल लगाता और हल्का परफ्यूम भी। मीरा ने एक दिन अरुण से कहा, तुम्हें ध्यान देना चाहिए पिताजी पर, वह दिन भर किसी से फोन पर बातें करते रहते हैं। अरुण ने कहा, उन्हें रहने दो मीरा, वो खुश हैं तो ठीक है। लेकिन मीरा के मन में एक बेचैनी थी, शायद कोई बड़ी बात होने वाली थी। कई दिन बीत गए और अब रघुवीर का चेहरा बदल चुका था। वह पहले जैसा थका हुआ, झुका हुआ आदमी नहीं रहा। अब उसकी आंखों में हर वक्त कोई चमक तैरती रहती थी। मीरा अक्सर देखती कि वह आईने के सामने बाल संवारता है, पुरानी शर्ट्स के बजाय नई खरीद लाया है, और फोन पर घंटों किसी से बातें करता रहता है। उसकी मुस्कान लौट आई थी, पर यह मुस्कान उसे डराने लगी थी। एक रात जब वह कमरे से बाहर आई तो उसने देखा कि रघुवीर ड्राइंग रूम की कुर्सी पर बैठा हंस हंसकर फोन पर बात कर रहा है। उसके शब्द मीरा को सुनाई नहीं दे रहे थे, पर उसके चेहरे के भाव बता रहे थे कि यह कोई साधारण बातचीत नहीं। उसने धीरे से दरवाजे के पीछे से झांका और देखा कि रघुवीर कह रहा था, निशा, तुम हंसती हो तो लगता है जैसे कोई दीपक फिर से जल उठा हो मेरे भीतर। तुमसे बात करके दिल को सुकून मिलता है। फोन के उस पार से लड़की की खिलखिलाहट सुनाई दी और रघुवीर उस आवाज में जैसे खो गया। मीरा के मन में कुछ टूट गया। वह कमरे में लौट आई और तकिए में मुंह छिपाकर देर तक सोचती रही। ये वह इंसान था जिसे वह पिता के समान मानती थी, लेकिन अब उसमें कुछ अजीब बदलाव आने लगे थे, जैसे वह किसी और दुनिया में खोता जा रहा हो। अगले दिन जब रघुवीर नाश्ते की टेबल पर आया, मीरा ने साहस करके कहा, पिताजी, आप बहुत व्यस्त लगते हैं आजकल। रघुवीर ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बेटी, बस थोड़ी बातचीत करने से मन हल्का हो जाता है, पुराने दिनों की बातें कर लेता हूं। मीरा ने शांत स्वर में कहा, लेकिन कभी कभी लोग जो फोन पर मिलते हैं वे वैसे नहीं होते जैसे दिखते हैं। रघुवीर ने हल्की झुंझलाहट से कहा, मीरा, तुम चिंता मत किया करो, मैं बच्चा नहीं हूं। ये पहला मौका था जब उसने मीरा से इस लहजे में बात की। मीरा चुप रह गई, पर उसके भीतर एक बेचैनी गहराती चली गई। दिन गुजरते गए। निशा की आवाज अब रघुवीर की दिनचर्या का हिस्सा बन चुकी थी।
सुबह उठते ही उसका पहला काम फोन देखना होता और रात को सोने से पहले वही मुस्कुराती हुई स्क्रीन उसका अंतिम दृश्य बन जाती। उसने निशा से कहना शुरू कर दिया था, तुम मुझसे मिलने कब आओगी? निशा हर बार हंसकर कहती, अरे अंकल, अभी तो काम बहुत है, कभी वक्त मिला तो जरूर मिलूंगी। रघुवीर उस उम्मीद को सच मान लेता। उसके भीतर किसी किशोर की तरह बेचैनी पलने लगी थी। वह अब मीरा से ज्यादा बात नहीं करता था। मीरा यह सब देखती और बस एक लंबी सांस छोड़ देती। एक दोपहर जब मीरा बाजार गई हुई थी, रघुवीर को निशा का फोन आया। उसने कहा, रघुवीर जी, मैं दिल्ली आ रही हूं, 2-3 दिन का शूट है। ये सुनकर रघुवीर की सांसें तेज हो गईं। उसने फौरन कहा, क्या मैं तुमसे मिल सकता हूं? निशा ने कुछ पल रुककर कहा, देखिए, मैं होटल में रहूंगी, अगर आना चाहें तो जरूर आइएगा। बस रघुवीर के भीतर कोई आग सी लग गई। उस रात वह सो नहीं पाया। सुबह होते ही उसने आईने में खुद को देखा, सफेद बालों में कंघी की, हल्की खुशबू लगाई और अपने पुराने सूट को प्रेस करवाया। शाम को वह होटल पहुंचा। दरवाजे पर खड़ी निशा को देखकर उसकी सांसें थम गईं। वह वैसी ही थी जैसी तस्वीरों में थी, पर शायद और भी आकर्षक, और उसकी मुस्कान में एक आत्मविश्वास झलकता था। अरे, आप आ गए? उसने मुस्कुराते हुए कहा, आइए बैठिए। रघुवीर ने पहली बार महसूस किया कि इतने सालों में उसने किसी के सामने खुद को इतना जीवित नहीं पाया। वे बातें करते रहे, हंसते रहे, और फिर निशा ने मजाकिया अंदाज में कहा, आप इतने अच्छे हैं, इतनी उम्र में भी इतने सज्जन, अकेले क्यों रहते हैं? रघुवीर ने गहरी सांस लेकर कहा, कभी सोचा था कि जिंदगी यूं तन्हा नहीं गुजरेगी, मगर अब लगता है कि किसी का साथ मिल जाए तो जीने का मन हो। निशा ने आंखों में हल्की चमक के साथ कहा, तो फिर साथ मिल ही गया ना? उस शाम जब रघुवीर घर लौटा, उसके चेहरे पर एक नई रोशनी थी। मीरा ने पूछा, पिताजी आप कहाँ थे? उसने बस इतना कहा, थोड़ा बाहर गया था कुछ पुराने दोस्तों से मिलने। मीरा समझ गई कि झूठ बोला जा रहा है, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। दिन बीतते गए। निशा अब रघुवीर की जिंदगी का हिस्सा बन चुकी थी। कभी कभी वो घर आ जाती और नौकरानी को कह देती, मैं रघुवीर जी की दोस्त हूं। धीरे धीरे उसके आने जाने में कोई संकोच नहीं रहा। मीरा ने अरुण को कॉल किया और कहा, तुम्हें वापस आना चाहिए, पिताजी बहुत बदल गए हैं। अरुण ने हंसकर कहा, अरे मीरा, तुम हर बात को इतना बड़ा बना देती हो, उन्हें थोड़ा मजा लेने दो, उनकी जिंदगी भी तो रही है। मीरा ने फोन रख दिया, पर दिल में दर्द और डर दोनों थे। एक दिन शाम को निशा ने कहा, रघुवीर जी आप मेरे लिए क्या कर सकते हैं? रघुवीर ने मासूमियत से कहा, सब कुछ, बस तुम साथ रहो। निशा ने मुस्कुराकर कहा, तो फिर मुझसे शादी कर लीजिए। वह वाक्य जैसे किसी बिजली की तरह उसके दिल में गिरा। रघुवीर ने पहले तो चौंक कर कहा, शादी? हाँ, निशा ने कहा, आप अकेले हैं, मैं भी अकेली हूं, साथ रहेंगे तो दोनों का दिल बहलेगा। रघुवीर के लिए यह प्रस्ताव किसी सपने जैसा था। उसने जरा भी नहीं सोचा कि यह सही है या नहीं। उसके भीतर का अकेलापन जीत गया। उसने कहा, हाँ, अगर तुम चाहो तो कल ही कर लेते हैं। और सचमुच अगले दिन दोनों ने कोर्ट में जाकर शादी कर ली। जब वो घर लौटे, मीरा और अरुण के चेहरे पर सन्नाटा था। रघुवीर ने कहा, मीरा, ये निशा है, अब तुम्हारी मां समान। मीरा ने बस सिर झुका लिया। अरुण ने गुस्से में कहा, पिताजी आप होश में हैं? ये आपकी उम्र की नहीं, आपकी पोती की उम्र की है। रघुवीर चिल्ला पड़ा, मेरी जिंदगी है, मेरा फैसला है, तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले? माहौल जहरीला हो गया। निशा अब पूरे घर पर राज करने लगी। वो नौकरानी को आदेश देती, महंगे कपड़े मंगवाती और हर शाम रघुवीर को होटल या बार खींच ले जाती। अरुण और मीरा यह सब देखकर भीतर से टूटते गए। एक दिन मीरा ने रघुवीर से कहा, पिताजी आप जानते हैं ये औरत कौन है? ये आपको बर्बाद कर देगी। रघुवीर ने गुस्से में कहा, बस बहुत हुआ, आज के बाद तुम दोनों इस घर में मत रहना। ये घर मेरा है और निशा मेरी बीवी। अरुण ने कहा, ठीक है पिताजी, लेकिन याद रखिए एक दिन आपको पछताना पड़ेगा। वो दोनों घर छोड़कर चले गए। दरवाजा बंद होने की आवाज के साथ जैसे एक पूरा रिश्ता खत्म हो गया। रघुवीर खिड़की के पास खड़ा देर तक बाहर देखता रहा, मगर निशा ने आकर उसका हाथ पकड़ लिया और मुस्कुरा दी। अब यह घर सिर्फ हमारा है,
उसने कहा। शाम धीरे धीरे उतर रही थी। पुराने मकान की दीवारों पर पीली धूप झुककर बिछ गई थी। घर के अंदर अब मीरा की रसोई की महक नहीं आती थी, न अरुण की हंसी गूंजती थी। हर कोना अब किसी परायेपन से भरा था। कभी यह घर अपनेपन की सांस लेता था, अब बस बियर की बोतलों और परफ्यूम की मिलीजुली गंध उसमें तैरती थी। रघुवीर सोफे पर बैठा था और उसके पास निशा ने शराब का गिलास रखा। वह मुस्कुराई, वही मुस्कान जो पहले उसे जीवन दे गई थी, अब उसी को धीरे धीरे जहर बना रही थी। पी लीजिए ना, उसने कहा। थोड़ा रिलैक्स हो जाइए। रघुवीर ने थके हुए हाथों से गिलास उठा लिया। शराब गले से नीचे गई तो जैसे कोई खालीपन और गहरा हो गया। उसने उसकी तरफ देखा। निशा, तुम खुश हो? निशा ने हंसते हुए कहा। क्यों नहीं, अब सब कुछ तो है हमारे पास, बड़ा घर, पैसा और आजादी। रघुवीर ने खिड़की के बाहर देखा। वही चांद था जो बरसों से उसकी रातों का साथी था, मगर आज वह भी अजनबी लग रहा था। उसने धीरे से कहा, कभी कभी सोचता हूं अरुण और मीरा को निकालकर मैंने ठीक किया या नहीं। निशा ने तुरंत बात काट दी। अरे छोड़िए ना वो सब, वो दोनों बस आपको कंट्रोल करना चाहते थे। वो चाहते थे कि आपकी जिंदगी उनकी मर्जी से चले। अब आप आजाद हैं। रघुवीर ने निशा की आंखों में देखा। वहां न तो मोह था, न कोई अपनापन, बस एक तेज आत्मविश्वास था, जैसे किसी ने अपने लक्ष्य को हासिल कर लिया हो। उसने अंदर ही अंदर महसूस किया कि कुछ तो गड़बड़ है, मगर अब पीछे लौटना मुमकिन नहीं था। दिन गुजरते गए। निशा ने धीरे धीरे पूरे घर पर कब्जा जमा लिया। नौकरानी अब उसे मालकिन कहने लगी थी। वो हर सुबह महंगे कपड़े पहनकर बाहर जाती, शाम को लौटती तो शॉपिंग बैग से भरी होती। रघुवीर अब उसके लिए बस एक जरूरत बनकर रह गया था। एक शाम उसने कहा, रघुवीर जी, मुझे कुछ पैसे चाहिए, कुछ नया काम शुरू करना है। रघुवीर ने बिना सवाल किए अलमारी से पैसे निकालकर दे दिए। उसे लगा, अगर निशा खुश है तो शायद उसकी जिंदगी में कुछ सुकून रहेगा। लेकिन उस सुकून का नामो निशान भी अब मिट चुका था। एक रात नौकरानी ने रसोई से झांक कर देखा कि रघुवीर और निशा दोनों नशे में धुत हैं। दोनों हंस रहे हैं, गा रहे हैं, लेकिन रघुवीर की हंसी में एक खोखलापन था। उसकी आंखों में थकावट थी और दिल में बेचैनी। जब निशा कमरे में गई तो रघुवीर ने खुद को आईने में देखा। बाल बिखरे हुए, आंखों के नीचे काले घेरे और चेहरे पर कोई चमक नहीं। उसने खुद से कहा, क्या यही आजादी थी जिसकी तलाश थी मुझे? सुबह जब वह उठा तो निशा कहीं नहीं थी। उसने नौकरानी से पूछा, वो कहाँ गई? नौकरानी ने कहा, मालकिन कह रही थी मार्केट जा रही हूं। दिन ढल गया मगर निशा नहीं लौटी। रात होते होते रघुवीर बेचैन हो उठा। उसने फोन मिलाया, नंबर बंद था। अगले दिन भी वही हाल। तीसरे दिन जब वह थक कर बैठा तब दरवाजे पर दस्तक हुई। वह दौड़ता हुआ पहुंचा, दरवाजा खोला। सामने निशा खड़ी थी, बेहद सजी हुई, नए गहनों में और चेहरे पर बनावटी मुस्कान। उसने कहा, क्या हुआ रघुवीर जी, ऐसे देख रहे हैं? रघुवीर ने कहा, कहाँ थी तुम? वह हंस दी। अरे दोस्तों के साथ बाहर गई थी, थोड़ी मौज मस्ती की। रघुवीर कुछ नहीं बोला, लेकिन उसी रात उसने महसूस किया कि उसका घर अब घर नहीं रहा। निशा ने हर चीज अपने तरीके से बदल दी थी। पर्दे, कुर्सियां, यहां तक कि सावित्री की पुरानी तस्वीर भी उसने हटा दी थी। जब रघुवीर ने देखा कि वह तस्वीर अलमारी के पीछे पड़ी है तो उसकी आंखों में आंसू भर आए। उसने उसे उठाया, झाड़ा और सीने से लगा लिया। निशा ने ताना मारते हुए कहा, ओह, अब ये पुरानी यादें भी साथ लेंगे आप? रघुवीर ने धीमे से कहा, कुछ चीजें छोड़नी नहीं चाहिए निशा, वो हमें बताते हैं कि हम कहां से आए थे। निशा ने मुस्कुराकर कहा, और मैं आपको बताती हूं कि अब आप कहां हैं, मेरे साथ, मेरी दुनिया में। दिन बीतते गए और निशा का व्यवहार और बेरुखा होता गया। वो अब रघुवीर को आदेश देने लगी थी, आज ये खाना बनवाओ, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। और रघुवीर सब चुपचाप करता रहा। एक दिन उसने नौकरानी को कहा, आज खाना मैं बनाऊंगी। नौकरानी ने हैरानी से पूछा, आप? निशा ने कहा, हाँ, आज मैं रघुवीर जी को कुछ खास चाय पिलाना चाहती हूं। शाम को उसने रसोई में जाकर चाय बनाई। उसमें कुछ ऐसा मिलाया जो रघुवीर को गहरी नींद में धकेल सके। जब वह ट्रे लेकर आई, रघुवीर ने मुस्कुराते हुए कहा, आज खुद बनाई है तुमने? निशा ने प्यार से कहा, हाँ, आज आपके लिए।
उसने कप बढ़ाया और रघुवीर ने बिना शंका के पी लिया। कुछ ही मिनटों में उसकी आंखें भारी होने लगीं। मुझे नींद आ रही है, वह बड़बड़ाया और सोफे पर ढेर हो गया। निशा ने जल्दी जल्दी अलमारी खोली। गहने, नकद, पासबुक सब एक बैग में ठूंस दिए। फिर उसने कमरे की बत्तियां बुझाईं और धीरे से दरवाजा बंद करके चली गई। रात गहराती गई। हवा में जैसे कोई कराह तैर रही थी। जब सुबह नौकरानी आई, उसने देखा कि दरवाजा खुला है और अंदर रघुवीर बेसुध पड़ा है। उसने आवाज दी, बाबूजी। रघुवीर ने धीरे से आंखें खोलीं। होंठ सूखे थे और चेहरा पीला। वो कहाँ है? उसने पूछा। नौकरानी ने घबरा कर कहा, रात से तो नहीं दिखी मालकिन। रघुवीर लड़खड़ाते हुए उठा। अलमारी खोली, सब खाली था। उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। उसने कांपते हुए हाथों से फोन उठाया, निशा का नंबर मिलाया, लेकिन नंबर बंद था। उसने बार बार कॉल की, फिर थककर कुर्सी पर बैठ गया। उसके होठों से सिर्फ एक शब्द निकला, धोखा। उसने नौकरानी से कहा, मेरे साथ थाने चलो। पुलिस स्टेशन पहुंचते ही वह गिर पड़ा। रोते हुए बोला, साहब, उसने सब लूट लिया, मेरे पैसे, मेरे गहने, मेरी इज्जत। इंस्पेक्टर ने ठंडी नजर से कहा, आपकी उम्र क्या है? 62, रघुवीर ने कहा। और उसकी? 25। इंस्पेक्टर हंस पड़ा। और आप कहते हैं धोखा हुआ? रघुवीर के पास कोई जवाब नहीं था। वह थका हुआ, टूटा हुआ, शर्मिंदा सा घर लौटा। उसके कदम लड़खड़ा रहे थे। वह सीधे सावित्री की पुरानी तस्वीर के पास गया, उसे सीने से लगाया और फूट फूट कर रो पड़ा। मैंने गलती की, बहुत बड़ी गलती, उसने बुदबुदाते हुए कहा। शाम का समय था। घर के बरामदे में हवा सूनी थी और दरवाजे के पास खड़ी नौकरानी चुपचाप उस बूढ़े आदमी को देख रही थी, जो अब एकदम खोखला हो चुका था। रघुवीर की आंखें सूज चुकी थीं, होठों पर पपड़ी जमी थी और उसका चेहरा अब किसी बूढ़े संत की तरह गंभीर हो गया था। वह पूरे दिन कमरे के एक कोने में बैठा रहा। कभी सामने रखी खाली अलमारी को देखता, कभी दीवार पर उस जगह को जहां पहले सावित्री की तस्वीर टंगी रहती थी। वह तस्वीर अब मेज पर रखी थी, धूल से ढकी हुई। उसने धीरे से उसे उठाया, अपनी उंगलियों से धूल हटाई और जैसे किसी जीवित इंसान से बात कर रहा हो, बोला, देखो सावित्री, मैं हार गया हूं। मैंने अपने ही रिश्तों को ठुकराकर उस छलावे का हाथ थाम लिया था। अब सब चला गया, न इज्जत, न अपनापन, न परिवार। उसकी आवाज कांप रही थी और कमरे की दीवारें जैसे उसकी कराह को अपने भीतर समेट रही थीं। थोड़ी देर तक वह बस वहीं बैठा रहा, जैसे उसके भीतर समय ठहर गया हो। फिर उसने भारी कदमों से मोबाइल उठाया। स्क्रीन पर निशा की प्रोफाइल अब भी थी, मुस्कुराती हुई, चमकीली, बनावटी। उसने एक एक कर सारे फोटो देखे। हर तस्वीर में उसे अपनी ही मूर्खता दिखाई दी। उसने एक झटके में फोन को जमीन पर पटक दिया। स्क्रीन टूट गई और उसके टुकड़े फर्श पर बिखर गए। रघुवीर ने सिर पकड़ लिया। उसने खुद से कहा, मेरी सजा यही है, अब मुझे इसी अकेलेपन के साथ जीना होगा। रात लंबी थी। बाहर कहीं कुत्ते भौंक रहे थे, पर घर के भीतर गहरी खामोशी थी। नौकरानी ने आकर धीरे से पूछा, बाबूजी, कुछ खा लीजिए। रघुवीर ने बिना सिर उठाए कहा, भूख अब किसे लगती है बेटी? जब मन ही मर जाए तो शरीर को क्या खिलाऊं? नौकरानी चुपचाप लौट गई। रघुवीर की आंखों में आंसू फिर से बह निकले। उसे अब अपने बेटे की याद आने लगी थी। वो शब्द जो अरुण ने गुस्से में कहे थे, आप पछताएंगे पिताजी, अब किसी श्राप की तरह गूंज रहे थे। वह जानता था कि अरुण सही था, लेकिन उस समय अहंकार ने उसके कान बंद कर दिए थे। उसने अपने मन में तय कर लिया कि अब वह अपने बेटे को फोन करेगा। सुबह का उजाला फैला तो उसके भीतर थोड़ी हिम्मत लौटी। उसने पुराना फोन उठाया, किसी तरह चालू किया और अरुण का नंबर मिलाया। दूसरी तरफ से कॉल उठी। अरुण की आवाज आई, ठंडी, कठोर और दूरी से भरी हुई। पिताजी, रघुवीर ने कांपते स्वर में कहा। बेटा, मुझे माफ कर दे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अरुण ने कुछ पल चुप रहकर कहा, अब माफी से क्या होगा पिताजी? आपने हमें घर से निकाल दिया था, हमें अजनबी बना दिया। अब क्या बाकी रह गया? रघुवीर की आवाज टूट गई। मैंने सब गंवा दिया बेटा, वह औरत धोखेबाज थी, उसने सब लूट लिया, सब कुछ। मैं अब अकेला हूं। फोन के उस पार से कोई जवाब नहीं आया। कुछ देर बाद बस इतना सुनाई दिया, पिताजी, आपने जो किया है उसकी चोट गहरी है।
मैं अब कुछ नहीं कह सकता। और कॉल कट गई। रघुवीर वहीं कुर्सी पर ढेर हो गया। उसने सिर झुका लिया और मन में सोचा, यह सजा मुझे भुगतनी ही थी। दिन बीतने लगे। अब घर में बस वही और उसकी खामोशी रह गई थी। कभी कभी नौकरानी आकर झाड़ू पहुंचाकर जाती, लेकिन रघुवीर से कोई बात नहीं करती। वह खिड़की से बाहर देखता रहता, जहां कभी मीरा आंगन में तुलसी में पानी डालती थी, अब बस धूल उड़ती थी। शाम के वक्त वह सावित्री की तस्वीर के सामने दिया जलाता और आंखें बंद करके बुदबुदाता, कितना अंधा हो गया था मैं। इंसान जब रिश्तों की जगह पराई हंसी को चुन लेता है तो उसके हाथ में बस राख ही आती है। एक दिन वह बहुत देर तक खामोश बैठा रहा, फिर अचानक उठा और दरवाजे की ओर गया। दरवाजा खोला तो बाहर धूप फैली हुई थी। उसने एक गहरी सांस ली और बोला, अब बस, अब मुझे अपने बेटे से मिलना है, चाहे वह माफ करे या ना करे। उसने नौकरानी से कहा, मैं शहर जा रहा हूं, अगर लौट ना सका तो ये घर साफ रखना। नौकरानी ने कुछ कहना चाहा, मगर उसकी आंखों में जो दृढ़ता थी उसने उसे रोक दिया। रघुवीर शहर की बस में बैठ गया। सफर लंबा था। खिड़की के बाहर के दृश्य उसके मन की यादों से मिलते जा रहे थे। कहीं खेतों में झुकते किसान, कहीं बच्चे खेलते हुए। उसे लगा जैसे जिंदगी फिर से उसके सामने से गुजर रही है। बस के झटकों में उसकी आंखों से आंसू निकलते रहे। वह मन में बार बार सोचता, अगर मैंने मीरा और अरुण की बात सुन ली होती तो शायद आज मेरा घर वैसे ही आबाद होता। शाम तक वह उस छोटे शहर में पहुंचा जहां अरुण और मीरा रहते थे। उसने दरवाजे पर जाकर धीरे से घंटी बजाई। अंदर से मीरा की आवाज आई, कौन है? दरवाजा खुला और जैसे ही मीरा ने रघुवीर को देखा, वह कुछ पल के लिए सन्न रह गई। उसका चेहरा थका हुआ था, बाल बिखरे हुए, आंखें नम। उसने धीरे से कहा, पिताजी। रघुवीर की आंखों से आंसू झरने लगे। बहू, माफ कर दो, मैं तुम्हें और अरुण को बेइज्जत करके निकाल दिया था। मुझे नहीं पता था कि वो लड़की क्या थी। उसने मुझे बर्बाद कर दिया। मीरा ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में अब भी सम्मान था, लेकिन दर्द भी। उसने बस इतना कहा, अंदर आइए पिताजी। रघुवीर अंदर आया। कमरे में वही पुराना सा माहौल था। मीरा ने चाय बनाई, वही स्वाद जो कभी उस पुराने घर की पहचान था। रघुवीर ने चाय का घूंट लिया और उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, यही तो वो सुकून है जो मैंने खो दिया था। उसी वक्त अरुण भी अंदर आया। दरवाजे पर अपने पिता को देखकर उसका चेहरा सख्त हो गया। आप यहां क्यों आए हैं? उसने ठंडी आवाज में कहा। रघुवीर ने कांपते स्वर में कहा, सिर्फ माफी मांगने बेटा। अब मुझसे गलती सुधारी नहीं जाएगी, लेकिन शायद माफी से मेरे दिल का बोझ हल्का हो जाए। अरुण कुछ देर चुप रहा, फिर धीरे से बोला, पिताजी, आपके किए को भुला पाना आसान नहीं, लेकिन माँ ने हमेशा कहा था कि रिश्ते तोड़ने से पहले 100 बार सोचो, क्योंकि जब टूटते हैं तो आवाज सिर्फ सुनने वालों को नहीं, करने वालों को भी घायल करती है। रघुवीर ने सिर झुका लिया। उसने अरुण के पैर छू लिए। अरुण ने झटके से पीछे हटना चाहा, मगर मीरा ने उसका हाथ थाम लिया और धीरे से कहा, रिश्तों को जमीन नहीं, माफी बचाती है। अरुण की आंखें नम हो गईं। उसने अपने पिता को उठाया और कहा, अब बस पिताजी, आइए बैठिए। अब जो हुआ सो हुआ। वो तीनों देर तक बैठे रहे। बहुत कुछ अनकहा रह गया, मगर मौन ने अपने शब्द कह दिए थे। रात को जब सब सो गए, रघुवीर खिड़की के पास बैठा रहा। बाहर चांद पूरा था, वैसा ही जैसा बरसों पहले सावित्री की रातों में चमकता था। उसने खुद से कहा, जिंदगी ने मुझे बहुत कुछ सिखा दिया कि मोह, दिखावा और झूठा प्यार सब क्षणिक हैं। असली ताकत रिश्तों की सच्चाई में है, जिसमें अपनापन होता है, लालच नहीं। उसने आंखें बंद की और पहली बार कई महीनों बाद उसे सुकून मिला। सुबह की हल्की धूप पर्दे के किनारों से छनकर कमरे में आ रही थी। मीरा ने धीरे से पर्दा हटाया और देखा कि रघुवीर अब भी खिड़की के पास बैठा है। रात भर वह सोया नहीं था, मगर उसके चेहरे पर पहली बार एक शांति थी, जैसे वह किसी गहरी प्रार्थना में डूब गया हो। उसकी आंखों में थकावट नहीं थी, बल्कि किसी स्वीकार का उजाला था। उसने मीरा को देखा, हल्के से मुस्कुराया और कहा, बेटी, लगता है इस बार जिंदगी ने मुझे आखिरकार समझा दिया कि कौन सी बातें दिल में रखनी चाहिए और कौन सी भूल जानी चाहिए। मीरा ने कुछ नहीं कहा, बस पास आकर उसके सामने चुपचाप बैठ गई।
दोनों के बीच कोई शब्द नहीं थे, पर मौन में बहुत कुछ था। एक पश्चाताप, एक क्षमा और एक अनकहा स्नेह जो वर्षों के अंतराल के बाद लौट आया था। थोड़ी देर बाद अरुण भी उठकर आया। उसके चेहरे पर अब पहले जैसी कठोरता नहीं थी। वह पिता के सामने बैठ गया। कुछ देर दोनों एक दूसरे को देखते रहे। फिर अरुण ने धीरे से कहा, पिताजी, जो कुछ हुआ उसे मैं मिटा नहीं सकता, लेकिन शायद अब समझ सकता हूं कि आप क्यों भटक गए थे। कभी कभी अकेलापन आदमी को उस राह पर धकेल देता है जहां वो अपने होश खो देता है। रघुवीर ने आंखें नीची कर लीं। हाँ बेटा, अकेलापन इंसान से वो सब करवा देता है जो वो कभी सोच भी नहीं सकता। जब दिल खाली होता है तो कोई भी मुस्कान हमें सच्चाई लगने लगती है। अरुण ने आगे बढ़कर उनका हाथ पकड़ लिया। उस स्पर्श में बरसों का गुस्सा पिघल गया। उस दिन घर में बहुत दिनों बाद फिर से जीवन लौटा। मीरा ने पुराने बर्तन निकाले, सावित्री की पसंद की खीर बनाई और सबने साथ बैठकर खाई। जब रघुवीर ने पहला निवाला लिया, उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने धीमे स्वर में कहा, मीरा, यह स्वाद मुझे तुम्हारी सास की याद दिला गया। उसने भी एक दिन यही कहा था कि घर वो जगह नहीं जहां दीवारें होती हैं, घर वो जगह है जहां लोग एक दूसरे की परवाह करते हैं। मीरा ने मुस्कुराकर कहा, अब यह घर फिर से घर बनेगा पिताजी। दिन धीरे धीरे बीतने लगे। अरुण अपने काम में लग गया, मीरा घर संभालती रही और रघुवीर अब हर सुबह मंदिर जाने लगा। वह वहीं बैठकर बच्चों को देखता, राह चलते लोगों को नमस्कार करता और कभी कभी मंदिर के पुजारी से बात करता। पुजारी ने एक दिन पूछा, बाबूजी, अब मन को चैन है? रघुवीर ने गहरी सांस लेकर कहा, हां, अब समझ गया हूं कि चैन पाने के लिए किसी और का साथ नहीं चाहिए, बल्कि खुद से समझौता चाहिए। जिस दिन इंसान खुद को स्वीकार कर लेता है, उस दिन उसकी आत्मा हल्की हो जाती है। रात को वह अक्सर अपने पुराने घर की बात करता। अरुण और मीरा सुनते रहते। उसने कहा, उस पुराने आंगन की मिट्टी में आज भी सावित्री की हंसी गूंजती होगी, मीरा की चुप्पी और अरुण की मासूमियत के निशान होंगे। लेकिन मैंने वही घर छोड़ दिया था, सिर्फ इसलिए कि मुझे लगा दुनिया में और कुछ बड़ा मिल जाएगा। मगर बेटा, सच्चाई ये है कि दुनिया में कोई रिश्ता नहीं जो खून के रिश्तों की जगह ले सके। जो अपने होते हैं वही आखिरी वक्त में तुम्हारा सहारा बनते हैं। अरुण ने धीरे से कहा, हाँ पिताजी, अब वो घर नहीं रहा, लेकिन अगर आप चाहें तो हम वही घर फिर से खरीद सकते हैं। रघुवीर ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं बेटा, अब वो जरूरत नहीं। जो सीखा है वो वहीं से सीखा है। अब वो मिट्टी मेरे भीतर है। वक्त ने फिर करवट ली। रघुवीर अब पहले जैसा नहीं रहा। उसके चलने का अंदाज बदल गया था, धीमा मगर स्थिर। उसने अपनी पुरानी डायरी निकाली जिसमें कभी वह अपने सपनों और यादों को लिखता था। उस दिन उसने आखिरी पन्ने पर लिखा, आज मुझे समझ आया कि जिंदगी का असली सौंदर्य उम्र या जवानी में नहीं, बल्कि सच्चे रिश्तों की परवाह में है। प्यार वो नहीं जो कोई पराई आंखें दिखाए। प्यार वो है जो अपने घर की खामोशी में भी सुकून दे। मैंने सब कुछ खोकर यह सच्चाई पाई और अब मैं डरता नहीं, क्योंकि मैंने समझ लिया है कि अकेलापन तब तक होता है जब तक दिल में कोई अपराध बोध होता है। जब माफ कर दिया जाए तो इंसान फिर कभी अकेला नहीं रहता। उस रात उसने सावित्री की तस्वीर के सामने दीप जलाया। मीरा और अरुण उसके पीछे खड़े थे। उसने धीरे से कहा, अब मैं तेरा दोषी नहीं हूं सावित्री। मैंने सब मान लिया, अपने पाप, अपने धोखे, अपनी मूर्खता। लेकिन अब मैं शांति चाहता हूं। उसकी आवाज में कोई दर्द नहीं था, बस एक स्वीकृति थी। जैसे कोई लंबी यात्रा तय करने वाला यात्री आखिरी बार पीछे मुड़कर देखता है और मुस्कुरा देता है। अगली सुबह सूरज उगा तो घर में एक गहरा सन्नाटा था। मीरा ने जब कमरे का दरवाजा खोला, रघुवीर कुर्सी पर बैठे थे, आंखें बंद, चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट, और सामने दीपक अब भी जल रहा था। उसकी आत्मा जैसे शांत नींद में डूब चुकी थी। मीरा ने धीरे से सिर झुका लिया। उसकी आंखों से आंसू बहे, लेकिन उन आंसुओं में कोई रोष नहीं था, बस सम्मान और राहत थी। अरुण ने पिता के पैर छुए और धीरे से कहा, आपने हमें फिर से जीना सिखा दिया पिताजी। शाम को जब उसकी चिता जली, हवा में एक अजीब सुकून था, जैसे किसी ने कोई अधूरी प्रार्थना पूरी कर दी हो।
लोग कहते हैं कि जब कोई इंसान अपने भीतर के भ्रम को पहचान लेता है, तभी उसका जीवन सार्थक हो जाता है। रघुवीर भी आखिरकार अपने भ्रम से जाग गया था। उसने अपने आखिरी दिनों में वही सीखा जो लोग सारी उम्र नहीं सीख पाते, कि मोह और लालच सदा छीनते हैं, लेकिन क्षमा और प्रेम हमेशा लौट आते हैं। उसकी कहानी अब बस एक याद बन गई थी, मगर उस याद में जीवन का सबक छिपा था कि रिश्तों की कीमत हमेशा उसी को समझ आती है जिसने उन्हें खो दिया हो।